हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरा नाम है सीए अक्षय लड्ढा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जब आपके जीएसटी नंबर आ जाता है आप बहुत खुश हो जाते हो, ऐसा मैंने नोट किया है। तो खुश होने के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें पता बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। ऐसे कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हो, अगर आपने नहीं किया तो आप पे लेट फीस, पेनल्टी, इंटरेस्ट और नोटिसेस जो डिपार्टमेंट से आ सकती है आना बंद हो जाएगी। तो वीडियो को एंड तक के देखेगा क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस फॉर माइंड। पहला पॉइंट पे जाते हैं, रजिस्टर्ड योर ओन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी विद जीएसटी पोर्टल। अब जीएसटी पोर्टल जहाँ पे आपका जीएसटी नंबर होता है और जहाँ पे आप जीएसटी रिटर्न्स भरते हो, इस पोर्टल पे आप जो भी एक्टिविटी करते हो आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी ईमेल आईडी पे आएगा, ओटीपी मोबाइल नंबर पे आएगा। तो इस चीज़ का आपको गौर करना है कि जब भी आप कोई प्रोफेशनल से नंबर निकालते हो तो एटलीस्ट एक चीज़ तो भी आपकी रजिस्टर्ड करो, एक चीज़ प्रोफेशनल की रजिस्टर्ड करो, ताकि क्या होगा, उससे कम्युनिकेशन ट्रांसपेरेंट रहेगा। आपको पता रहेगा कि एक आपका प्रोफेशनल क्या कर रहा है और कोई नोटिस भी आपको आएगी तो आपको हर चीज़ का अकाउंटेबिलिटी रहेगा। तो इसमें से कोई एक चीज़ आप आपकी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्टर करवाइए। सेकंड चीज़, जो इंसान गलती करता है जीएसटी नंबर आने के बाद, जीएसटी नंबर जब आ गया तो इंसान को लगता है बस अब और कुछ करना नहीं है। नहीं, आपने 17 रिटर्न्स को इनविटेशन दिया है। सर रिटर्न मतलब आप जो भी बिजनेस करते हो उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देना। जैसे जीएसटी में दो टाइप के रजिस्ट्रेशन है, एक रेगुलर, एक कंपोजिशन। रेगुलर के बारे में अभी बात करूंगा, कंपोजिशन के बारे में वीडियो के एंड में बात करूंगा। तो रेगुलर में 2 रिटर्न भरे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं GSTR-1, GSTR-3B। GSTR-1 ये एक सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को जीएसटी पोर्टल को जाती है, और GSTR-3B में आपके सेल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके खर्चों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपके परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को जाती है। तो ये दोनों रिटर्न टाइमली भरना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में रिटर्न्स की ड्यू डेट क्या है वो गौर नहीं करूँगा, लेकिन आपने क्या क्या चीज़ें करना चाहिए इस वीडियो में उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दूंगा। सेकंड चीज़, आपने नील रिटर्न भरना चाहिए। सर नील रिटर्न मतलब क्या होता? जीएसटी नंबर आ गया, 2-4 महीने बिजनेस नहीं हुआ तो आपको लगता है कि रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं क्योंकि बिजनेस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। एक बार नंबर आ गया तो रिटर्न भरने की जवाबदारी आ गई, भले आपका बिजनेस होता है नहीं होता। अगर नहीं हुआ तो नील रिटर्न भरना अनिवार्य है, भरना ही पड़ेगा। ठीक है सर। थर्ड चीज़ है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न मतलब क्या? आप जीएसटी नंबर लेते हो, आपको थोड़े दिन बाद में लगता है कि अब नंबर नहीं होना, अपने को नंबर कैंसिल करना है, तो वो नंबर कैंसलेशन ऑर्डर आने के बाद में आपको एक फाइनल रिटर्न भी भरना पड़ता है एक टाइम पीरियड के अंदर। तो वो फाइनल रिटर्न भी नहीं भरा तो लेट फी लगती है। तो आपको समझ रहा है कि आपका नंबर आने के बाद में क्या क्या करना है और नंबर जाने के बाद में भी क्या करना है। इस वीडियो में आपको ये चीज़ नोट कर लेना है। ठीक है, अब थर्ड चीज़ डिस्कस करेंगे, नॉट डिस्प्लेइंग द जीएसटी नंबर, जीएसटी सर्टिफिकेट एट बोर्ड एंड बिजनेस प्रीमाइसेस। आपको जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड हो गया वो दिन के बाद में ये चीज़ भी करना है। क्या? जीएसटी सर्टिफिकेट को आपके बिजनेस पे टांग देना है, एक आधे भीत पे, वॉल पे। और सेकंड चीज़, आपको आपका जो बिजनेस का बोर्ड है जिस पे आपका नाम लिखा है बिजनेस का, वहाँ पे जीएसटी नंबर लिखना है। हाँ, अगर ये चीज़ नहीं लिखा तो क्या होगा, ऑफिसर लोगों के पास में आपकी इन्फॉर्मेशन चल जाती है एड्रेस की। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो ऑफिसर लोग कभी भी आपके फील्ड विजिट करके आप पे पेनल्टी लगा सकते हैं, ये नहीं लगाने की। सर पेनल्टी कौन से, मतलब कहाँ बोलते हैं पेनल्टी लगाना? जीएसटी एक्ट में ये बहुत स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि जीएसटी नंबर आने के बाद में ये चीज़ दिखाना, शो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब फोर्थ चीज़, जीएसटी नंबर इज़ नॉट बिजनेस स्पेसिफिक। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। कोई पर्सन मेरे पास में आता है और बोलता है कि सर मेरे 4 बिजनेस है, मुझे सिर्फ 2 बिजनेस के लिए जीएसटी नंबर होना, 2 के लिए नहीं होना। भाई साहब ऐसा होता नहीं है। आपका जीएसटी नंबर आया, आपने कल जाके पार्ले जी का बिस्किट भी बेचा ना तो भी आप पे जीएसटी लग जाएगा, भले वो आपका बिजनेस नहीं है। हाँ, अगर आप कैश टू कैश ट्रांजैक्शन करते हो, कुछ दिखाते नहीं हो, वो बात अलग है, लेकिन कायदे में ये बात सब लिखी है। आप ये बात को गौर कीजिए। तो आपके सारे बिजनेस जीएसटी में आ गए। अगर एक पैन नंबर है, एक जीएसटी नंबर है, वो जीएसटी नंबर, वो एक इंसान अगर जो भी चीज़ें करता है, अगर जीएसटी में उसकी टैक्सेबिलिटी है तो आप पे जीएसटी लग जाएगा। तो ये बात को भी आप गौर कीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अप्लीकेबिलिटी ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शब्द तो बहुत कठिन है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। देखिए, अभी तक के अपन ने सुना था कि हम लोग जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के बाद में जो चीज़ें बेचेंगे उस पर जीएसटी लगेगा और उस पर जीएसटी भरना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं आपको ऐसा कहूँ कि आप जो चीज़ें परचेस करते हो, जो सर्विस लेते हो, उस पर भी आपको जीएसटी भरना है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक गुड्स जो 10-12 है या कोई स्पेसिफिक सर्विसेज जो भी 15-20 है, अगर इसमें डील करते हो तो आपको उसका टैक्स, भले ही आप वो चीज़ परचेस कर रहे हो, ले रहे हो, तो भी आपको उसका टैक्स भरना पड़ेगा। इस चीज़ को भी नोट करना। तो रजिस्ट्रेशन में आने के बाद में ये आइटम की लिस्ट आपके पास में होना चाहिए ताकि आप गलती ना करो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, क्लेमिंग रॉन्ग इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट को तो आप गांठ बांध लो, बोल्ड इटैलिक वर्ड में दिमाग में डाल दो। क्या है मैं आपको बताता हूँ, सिंपल एकदम। आप जीएसटी में बिजनेस के लिए कुछ भी परचेस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ भी परचेस करो, आपको उस पर जो भी आपने जीएसटी भरा हुआ है, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते हो तो आप जीएसटी भरोगे। अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस करते नहीं हो तो उस पर जीएसटी आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेस किया तो उसको आपने जो भी टैक्स दिया वो आपके नाम पे जीएसटी पोर्टल पे जमा कर देता है कि ये पर्सन से मैंने इतने इतने रुपए का माल इसको बेचा, तो इसने मुझे इतना इतना टैक्स दिया। उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। सर ये क्या काम में आता है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने कुछ सेल किया, कल जाके आप बिजनेस कर रहे हो तो सेल तो करोगी, तो वो सेल पे जो भी टैक्स आएगा वो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट से एडजस्ट होता है और बाद में आपको रिमेनिंग बैलेंस गवर्नमेंट को भरना पड़ता है। अच्छा सर, अभी तक के तो हमने सुना था कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाए, जीएसटी वापस आ जाता, जीएसटी बैंक में आ जाता, जीएसटी रिफंड आ जाता। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा कभी होता ही नहीं है। जीएसटी वापस आ जाता, बैंक में आ जाता, रिफंड आ जाता, नहीं होता। जीएसटी पोर्टल में आता है और वो आपको आपके सेल के अगेंस्ट ही एडजस्ट करना है, वो रिफंड नहीं आता है। तो ये बात को गांठ बांध लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, एक्सक्लूडिंग ब्लॉक क्रेडिट, मतलब आपको जीएसटी में सारे चीज़ का आईटीसी मतलब क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन कुछ ब्लॉक क्रेडिट में आते हैं, 8-10 आइटम है, उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। तो आपके पास में इसकी भी लिस्ट होना चाहिए, कौन से ब्लॉक क्रेडिट है, ठीक है। या थर्ड पॉइंट है रिवर्सल ऑफ इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एकदम सिंपल वर्ड में बताता हूँ। आपको सबका क्रेडिट मिलता है, कुछ का नहीं मिलता, कुछ का कुछ ही पोर्शन मिलता है। इसका मतलब ये है, ऐसा सिंपल आप समझ के चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है नॉन रिकंसिलिंग ऑफ योर इनपुट टैक्स क्रेडिट विद जीएसटी 2 है। सर अभी तक के 3 भी देखा, 1 देखा, फाइनल रिटर्न देखा। सर रिटर्न कितने हैं? जीएसटी 2 है, ये ऑटोमेटिक बनता है। ऑटोमेटिक कैसे बनता है, मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया कि आप कुछ भी परचेस करते हो, कुछ भी सर्विस लेते हो, तो आपका जीएसटी पोर्टल पे जीएसटी उतना वो आपका सप्लायर जमा कर देता है। तो वो जब आपका सप्लायर उसका रिटर्न भरता है, जीएसटी 1 भरेगा सेल रिलेटेड, तो वो जो भरेगा ना, तो उसकी डिटेल आपके 2A में दिखती है, वो ऑटोमेटिक दिखती है। तो इससे एक बात ख्याल में मेरे ये आ रही है और आपके भी ख्याल में आनी चाहिए कि आपने ये 2A रेगुलरली चेक करना है। आप जो भी परचेस करते हो उसकी लिस्ट आपके पास पे होगी, तो देखना है कि 2A में दिख रहा है क्या। नहीं दिख रहा है तो आपके सप्लायर को फोन लगा के बोलना है भाई साहब डाल दो, हमारा नुकसान मत करो, नहीं तो आप पे वो लाइबिलिटी भरना आ जाती है। तो रेगुलरली आपको चेकिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, चूजिंग इनकरेक्ट इनवॉइस फॉर्मेट कैलकुलेटिंग टैक्स इन रॉन्गली। अब ये पॉइंट ऐसा है, जीएसटी के पहले आप क्या करते थे मुझे नहीं पता, लेकिन जीएसटी के अंदर आने के बाद में कायदा ये बोलता है कि आपको इनवॉइसेस बनाना अनिवार्य है। इनवॉइसेस बनाने के साथ साथ ही उस पर जीएसटी नंबर लिखना, उस पर टैक्सेस चार्ज करना, उस पर सैक कोड HSN कोड लिखना। सर सैक कोड HSN कोड एकदम सिंपल, मैं बताता हूँ। अगर आपका अक्षय नाम है, जैसा अक्षय तो मेरा नाम है, अगर आपका अमित, सुमित, रोहित जो भी नाम होगा, वैसे ही जीएसटी में गुड्स को और सर्विस को भी एक नाम है। गुड्स को HSN है और सर्विस को सैक है। ये जीएसटी बिल में दिखाना ज़रूरी है और 1/4/2021 से ये जीएसटी रिटर्न में भी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किन किन पर्सन को दिखाना ज़रूरी है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो डाला है, आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ है टैक्सेशन। जनरली लोगों को क्या लगता है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए मतलब टैक्स आ गया, ऐसा नहीं है। जीएसटी में ऐसे कुछ गुड्स है, ऐसे कुछ सर्विसेज है जिस पे टैक्स है।
ऐसे गुड्स है, ऐसे कुछ सर्विसेज है जिस पे टैक्स है नहीं, उसको बोलते हैं नील रेटेड एग्जेम्प्टेड। दोनों को सेम पकड़ के चलिए, ठीक है। सर नॉन जीएसटी मतलब इस पे ना जीएसटी, मतलब इस पे टैक्स, इसको जीएसटी में लाया ही नहीं कभी गवर्नमेंट ने। जैसे पेट्रोल जीएसटी में है ही नहीं फिलहाल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, चेक डीन ऑन नोटिसेस। मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट पहले आपको नोटिस देती थी तो उस पर डीन नंबर रहता नहीं था। तो नॉर्मल इंसान भी कोई नोटिस किसको दे सकता था, किसी को डराने के लिए। तो अब ऐसा नहीं है, अब हर नोटिस पे डीन नंबर ज़रूरी है, और उस डीन नंबर को आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि ये डीन नंबर किस ऑफिसर ने भेजा हुआ है। तो इससे ऑथेंटिसिटी बढ़ गई है नोटिस की। तो इस बात को भी गौर कीजिएगा, और ये चीज़ भी हमेशा चेक कीजिएगा अगर आपको नोटिस आता है तो। अब नेक्स्ट पॉइंट है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। जीएसटी में दो चीज़ें आप गार्ड बन लो, क्या? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। प्रिंसिपल मतलब मेन जगह जहाँ बिजनेस करते हो, और एडिशनल मतलब कोई वेयर हाउस या दूसरी भी शॉप है, दूसरी ब्रांच है वो। तो जीएसटी में जनरल लोग क्या करते हैं, एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस रजिस्टर करते हैं, एडिशनल करते ही नहीं है। तो कल जाके अगर फील्ड विजिट होती है आपकी और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे कोई ऑफिसर आ जाता है और आपने वो जीएसटी पोर्टल पे शो नहीं किया रहता, तो आप पे पेनल्टी लग सकती है। तो आप ये गौर कीजिएगा कि अगर आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस से बिजनेस करते हो तो वो आप जीएसटी पोर्टल को अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंपोजिशन स्कीम। जैसे मैंने आपको बोला था दो टाइप के जीएसटी नंबर रहते हैं, एक रेगुलर एक कंपोजिशन। तो कंपोजिशन स्कीम में अपने आप में क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। सबसे पहली चीज़, कंपोजिशन स्कीम कौन नहीं ले सकता? मैन्युफैक्चर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको। सेकंड, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट पर्सन। थर्ड, सप्लाई गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। पहले दो पॉइंट अगर शब्दों से समझे नहीं होगा तो छोड़ दो, वो आपको अप्लीकेबल ही नहीं होंगे अगर आपको समझ में नहीं आ रहे होंगे तो। और थर्ड चीज़, ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब अगर कोई आप ऑनलाइन कंपनी के थ्रू कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको कंपोजिशन नंबर लेना नहीं चलेगा, आपको उस केस में रेगुलर नंबर ही लेना पड़ेगा। अब सेकंड चीज़ देखते हैं, कंडीशंस। कंडीशन में पहली कंडीशन, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जैसे ऊपर अपन देखा था कि आप जो भी चीज़ परचेस करते हो आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में अगर आप हो तो आपको आपके परचेसेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ये तो फिर नुकसान हो गया। नहीं, रेगुलर स्कीम में आपको रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा रहते हैं, 12%, 18%, 28%, 3%, लेकिन कंपोजिशन में रेट ऑफ टैक्स बहुत कम है, आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सेकंड चीज़, आप नॉन जीएसटी वाले गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने ऊपर बताया था नॉन जीएसटी वाले गुड्स सप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड चीज़, आपको आपके शॉप के प्रीमाइसेस पे साइन बोर्ड पे क्या लिखना पड़ेगा, देखिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। फोर्थ चीज़, आपको हर बिल पे कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन लिखना पड़ेगा। अरे बाप रे बाप। फिफ्थ चीज़, आपको कोई भी गुड्स स्टेट के बाहर बेचे जा नहीं पाएगा। मतलब आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आप महाराष्ट्र के बाहर गुड्स बेच नहीं सकते। सर बिजनेस कैसे करेंगे? कंपोजिशन स्कीम है, अगर आपको महाराष्ट्र के बाहर बेचना है तो रेगुलर नंबर लीजिए। कंपोजिशन स्कीम में कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उससे स्ट्रिक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को गौर कीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, ये जो कंपोजिशन का ऑप्शन है, जनरली पर्सन रेगुलर में नंबर लेता है फिर बोलता है सर कंपोजिशन कर दो। ऐसा नहीं होता, साल शुरू होने से पहले ये ऑप्शन आता है एक बार, उस टाइम आपको सोचना पड़ता है कंपोजिशन में जाना है नहीं जाना। अगर वो दिन छूट गया तो आगे ड्यूरिंग द ईयर आप कंपोजिशन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिर आपको कन्वर्ट करना है तो एक ही ऑप्शन है, नंबर कैंसिल करो और कंपोजिशन के लिए फिर से अप्लाई करो, जो बहुत बड़ी प्रोसेस है, ठीक है। अब इसके अंदर तीसरी चीज़ है, सर रिटर्न की फ्रीक्वेंसी क्या है? सर इसमें भी रिटर्न है क्या? रिटर्न हर चीज़ में, जहीं कहाँ पर भी रजिस्ट्रेशन लो, रेगुलर में लो कि कंपोजिशन में लो। तो इसके अंदर रिटर्न की फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली, आपको क्वार्टरली रिटर्न भरना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। सर रेट क्या लगेगा? अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो तो आपको रेट 1% लगेगा। अगर आप सर्विस सेक्टर में काम करते हो तो आपको रेट 6% लगेगा। तो आशा करता हूँ आपको कंपोजिशन स्कीम के बारे में कोई डाउट नहीं बचा है। अगर आपको अभी तक के का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई भी डाउट होगा तो आप नीचे कमेंट कीजिए। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, रिस्ट्रिक्शन। जनरली पर्सन जीएसटी में नंबर निकालता है, जो मेरे साथ एक्सपेंसेस है वो डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो बोलता है सर ये 4 अकाउंट जीएसटी में दिखाओ, 2 अकाउंट में जीएसटी दिखाना नहीं है अपने को।
ऐसा नहीं होता। जैसे एक पर्सन एक पेन पे जो जीएसटी निकालता है तो सारे बिजनेस इंक्लूड हो जाते हैं, वैसे ही आपके सारे बैंक अकाउंट जीएसटी में आ जाते हैं। तो हर बैंक अकाउंट जीएसटी के परव्यू में आने के कारण आप अननेसेसरी उसके अंदर ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। किसी फ्रेंड बोला अभी के 10,000 भेज, फिर को 10,000 भेजता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप बुक्स मेंटेन, जनरली 60% लोग बुक्स मेंटेन नहीं कर रहे जीएसटी में आने के बाद में, जो कि एक बहुत बड़ा हादसा खुद के साथ वो लोग कर ले रहे हैं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन अवॉइड कीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज वही बुक्स का पॉइंट मैंने बोला, नॉन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। देखिए हर बिजनेस का अकाउंटिंग का बेस है बुक्स बनाना, हर रिटर्न का बेस है बुक्स बनाना, जो कि पर्सन बनाने को नहीं बोलता है, ऐसा नहीं है। आप अपना अकाउंट्स बनाइए, परचेस रिकॉर्ड कीजिए, सेल रिकॉर्ड कीजिए। और आजकल तो अकाउंट्स मैन्युअली बनाना तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के भी अकाउंट चल जाते हैं। टैली हो गए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, व्यापार है, बिजी है, तो अकाउंट्स बनाइए। आपको नहीं आता तो किसी पर्सन को हायर कीजिए या किसी को काम आउटसोर्स कीजिए, लेकिन अकाउंट्स बनाना इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी तक के जितने पॉइंट एक तरफ और अकाउंट्स बनाना एक तरफ है, तो इस बात को गौर कीजिएगा। लास्ट पॉइंट, थैंक यू मेरे साइड से इस वीडियो को अभी तक के अगर आप देख रहे होगे तो मेरे चैनल को फिर से बोलता हूँ सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।